एक ऐसी दुनिया जहां वफादारी कमजोरी हो और धोखाधड़ी काबिल तारीफ। जब जासूसों और दहशतगर्दों का बेरहम माफिया पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश करता है, तो एक नौजवान जो पुलिस के लिए मतलूब, वांटेड, इंटेलिजेंस की नजर में दहशतगर्द, कौम के लिए गद्दार, जिसके पास खोने को कुछ भी नहीं, जब उसे कहा गया कि मुल्क से गद्दारी करो और अपनी जान बचा लो, तो वो इनकार कर देता है। Let's find him. और उन्हीं गद्दारों और मुल्क के दुश्मनों के लिए मौत का पैगाम बन जाता है। रियासत का सबसे बड़ा दुश्मन करार पाने के बावजूद वो अपनी कौम की इकलौती उम्मीद बन जाता है। अपनी आज़ादी से बढ़कर किसी मकसद के लिए लड़ने वाला, मुल्क दुश्मनों को खत्म करने के लिए जान की बाजी लगा देने वाला बाजीगर। वो दरख्त खासा ऊंचा था और इसलिए मैं दूर तक देख सकता था। जिस जगह वो कांस्टेबल पड़ा था उसके दोनों तरफ घनी और कद्दे आदम झाड़ियां थीं। झाड़ियों की दूसरी तरफ कुछ फासले पर एक जीप खड़ी थी। 3 पुलिस वाले जीप के पास खड़े हुए थे और उसी तरफ देख रहे थे जहां उनका एक साथी बेहोश पड़ा था। फिर उन्होंने जोर जोर से अपने साथी को आवाजें दी। उनकी आवाज तो मुझ तक पहुंच रही थी, मगर अल्फाज समझ में नहीं आ रहे थे। फिर उनमें से एक उस तरफ बढ़ने लगा जहां कांस्टेबल बेहोश पड़ा था। मैंने खुद को अच्छी तरह पत्तों में छुपा लिया। वो कांस्टेबल यूं ही झाड़ियां उबूर करके आगे आया, उसकी नजर अपने बेहोश साथी पर पड़ी। वो हैरत से अपनी जगह जम कर रह गया और चंद लम्हे यूं ही अपने साथी को देखता रहा। फिर जैसे वो एकदम होश में आ गया और चीख चीख कर कुछ कहने लगा। जीप के पास खड़े होने वालों ने चौंक कर आवाज की समत देखा। फिर जल्दी से अपनी राइफलें शानों से उतार कर हाथों में पकड़ ली और आहिस्ता आहिस्ता झाड़ियों की तरफ बढ़ने लगे। उसी वक्त बेहोश कांस्टेबल भी होश में आ गया और चीख चीख कर अपने साथियों से कुछ कहने लगा। उसकी बात सुनकर वो सब उजलत में जीप की तरफ भागे। फिर 2 आदमी वहीं रह गए। 2 जीप में बैठकर रवाना हुए। वो लोग यकीनन मेरी तलाश में गए होंगे। जाने वालों में वो भी शामिल था जो मेरे हाथों बेहोश हुआ था। मैं दरख्त की शाखों में फंसा हुआ उनकी सरगर्मियां देख रहा था। रह जाने वाले दोनों कांस्टेबल शदीद बोरियत का शिकार थे और उकताए हुए अंदाज में इधर उधर देख रहे थे। तकरीबन आधे घंटे के बाद जीप वापस आ गई। वो लोग आपस में कुछ सलाह मशवरा करते रहे। फिर मुख्तलिफ समतों में जाकर मुझे नए सिरे से तलाश करने लगे। उनकी ये तलाश काफी देर तक जारी रही। मेरा अंदाजा था कि उन्होंने कम से कम 1.5-2 घंटे तक मुझे तलाश किया है। उस वक्त सूरज खासा चढ़ाया था और हर तरफ सुनहरी धूप फैली हुई थी। अगर मैं नामसाइद हालात का शिकार न होता तो जी भर के एंजॉय करता। वो मंजर बहुत दिलकश था। दूर दूर तक हरे भरे लहलहाते हुए खेत थे। खेतों में काम करते हुए किसान थे और मिट्टी से उठने वाली सौंधी सौंधी महक थी, मगर मैं उस मंजर से लुत्फ नहीं उठा सकता था। फिर वो सब एक एक करके जीप के पास पहुंच गए। उनके चेहरों पर गुस्से, झुंझुलाहट और मायूसी के तासुरात थे। फिर वो सब जीप में बैठकर गांव की तरफ रवाना हो गए। गांव की तरफ से भी अभी तक कोई पुलिस वाला बाहर नहीं निकला था। वो लोग अब तक वहां क्या कर रहे थे? फिर मैंने सोचा कि मुमकिन है वो लोग किसी दूसरे रास्ते से निकल गए हों। इस ख्याल को मैंने खुद ही रद्द कर दिया। उन्हें अब तक ठाकुर की लाश मिल चुकी होगी। रणबीर सिंह ने भी ठाकुर के कत्ल को बढ़ा चढ़ा कर बयान किया होगा। अचानक गांव की तरफ से गर्द का एक बादल सा उठता दिखाई दिया। फिर एक एक करके पुलिस की 6 जीपें वहां से गुजरी तो खेतों में काम करने वाले सर उठा उठा कर उन्हें देखने लगे। मैं उसके बाद मजीद आधे घंटे तक वहां दुबका बैठा रहा। फिर इर्द गिर्द का जायजा लेने के बाद दरख्त से नीचे उतरा। बैठे बैठे मेरी कमर और टांगें दुखने लगी थीं। नीचे उतरने के बाद फौरी तौर पर मुझसे सीधा न खड़ा हुआ गया और मैं घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा, मगर फौरन ही उठ खड़ा हुआ। खेतों में लोग काम कर रहे थे और वहां कोई भी आ सकता था। उतरने से पहले मैंने कांस्टेबल की राइफल और गोलियों की बेल्ट दरख्त के ऊपर शाखों में फंसी हुई छोड़ दी। दरख्त पर चढ़ने से पहले मैंने अपने जूते उतार कर कहीं एक कोने में बांध लिए थे। उतरने के बाद मैंने जूते पहने, खेस तह करके कंधे पर डाला और फूंक फूंक कर कदम रखता हुआ दरख्तों के झुंड से बाहर निकल आया। मेरा रुख एक मर्तबा फिर मेन रोड की तरफ था। मैं तकरीबन 1 घंटे तक चलता रहा। मेरे कपड़े धूल में अट गए थे। बालों पर गर्द की तय होगी और मेरा अंदाजा था कि मेरा चेहरा भी गर्द में छुप गया होगा। ये एक तरह से अच्छा ही था। अब वो लोग भी पहली नजर में मुझे नहीं पहचान सकते थे जिन्होंने मुझे देखा था। मैं बगैर किसी रुकावट के मेन रोड तक पहुंचने में कामयाब हो गया। वहां पहुंचकर मैं फिर उलझ गया। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि दाईं समत में जाने वाली गाड़ी को रोकूं या बाईं तरफ जाने वाली को।
मैं अगर मुखालिफ समत में जाने वाली गाड़ी को रोकता और ड्राइवर से कहता कि मुझे इलाहाबाद जाना है, तो वो फौरन मेरी तरफ से शक व शुबे में मुब्तला हो जाता। फिर इस उलझन का हल भी मैंने ढूंढ लिया। उस सड़क पर यकीनन संगे मील भी मौजूद होंगे। उनके जरिए मुझे मालूम हो सकता था कि इलाहाबाद किस तरफ है। तकरीबन 4-5 फरलांग चलने के बाद मुझे संगे मील दिखाई दिया। उस पे एक तरफ हिंदी और इंग्लिश में लिखा हुआ था, इलाहाबाद 24 किलोमीटर। मैं उसी समत में रवाना हो गया। सड़क पे गाड़ियों की आमदोरफ्त जारी थी। समत का तयन होने के बाद मैं गाड़ी रोकने की कोशिश करने लगा। वहां से 2-3 प्राइवेट कारें गुजरी। मैंने उन्हें रुकने का इशारा किया, मगर वो धूल उड़ाती गुजर गईं। फिर मुझे एक बस दिखाई दी, वो खचाखच भरी हुई थी। मैंने उसे भी रुकने का इशारा किया, मगर वो भी न रुकी। फिर 2-3 ट्रक आए, वो भी रुके बगैर गुजर गए। फिर एक मिनी ट्रक आता दिखाई दिया। उसके पिछले हिस्से में सामान लदा हुआ था, जिसे तरपाल से ढक दिया गया था। मैंने बेदिली से उसे भी रुकने का इशारा किया, क्योंकि मैं जानता था कि वो भी नहीं रुकेगा। मैं ज़हनी तौर पर पैदल चलने को तैयार हो गया था। खिलाफ उम्मीद ट्रक ड्राइवर ने ब्रेक लगा दिया और ट्रक मुझसे कुछ फासले पर रुक गया। फिर पैसेंजर सीट पर बैठे हुए एक क्लीनर टाइप आदमी ने गर्दन खिड़की से बाहर निकाली और अक्खड़ लहजे में मुझसे पूछा, कहाँ जाना है। मैंने जल्दी से कहा, हम इलाहाबाद जाएंगे भैया, तुम अगर वहां तक छोड़ दो तो तुम्हें दुआएं देंगे। उसने गर्दन मोड़कर ड्राइवर से कुछ कहा, फिर मुझसे मुखातिब हुआ, आ जाओ। मैं लपक कर बैठ गया। सिख ड्राइवर ने एक नज़र मुझे देखा, फिर ट्रक को गियर में डालते हुए बोला, ओए तू कहीं मिट्टी में लोट लगा के आया है। मैंने हत्तुल इम्कान खुद को अहमक जाहिर करने की कोशिश की। कहा, वो क्या है कि हम अभी साइकिल से गिर पड़े थे, इसीलिए आपको भूत लग रहे हैं। मेरी बात पर दोनों जोर जोर से हंसने लगे। उन्हें देखकर मैं भी अहमकाना अंदाज में हंसने लगा। फिर ड्राइवर का साथी अखबार खोल कर पढ़ने लगा। वो हिंदी का कोई अखबार था। मैंने यूं ही सरसरी तौर पर अखबार देखा तो मुझे एक झटका सा लगा। अखबार के फ्रंट पेज पर मेरी और एहसान की तस्वीरें मौजूद थीं। तस्वीरों के साथ खबर भी होगी, मगर मुझे हिंदी नहीं आती थी, इसलिए मैं सिर्फ अंदाजे ही लगा सकता था। अखबार पढ़ते पढ़ते ड्राइवर का साथी बोला, यार हर नाम, अगर ये पाकिस्तानी दहशतगर्द हमारे हाथ लग जाए तो जीवन सफल हो जाए। सरकार ने इसकी गिरफ्तारी पर 2 लाख का इनाम रखा है। पूरे 2 लाख। ड्राइवर ने तंजिया कहा, ओए सपने देखना छोड़ दे दीबू, वरना कहीं का नहीं रहेगा। मैंने एहसान की तस्वीर पर उंगली रखी, कहा, इस पे 2 लाख रुपए का इनाम है। दीबू ने मेरी तस्वीर पर उंगली रखी, बोला, इनाम तो इस पर है। फिर वो एहसान की तस्वीर की तरफ इशारा करके बोला, ये उसका साथी है, ये भी मुसल्लह है, पुलिस ने कल इसे गिरफ्तार कर लिया है। मैंने अपनी तस्वीर की तरफ इशारा किया, कहा, और ये? वो तस्वीर कई बरस पुरानी थी, न जाने भारतीय पुलिस के हाथ कहाँ से लग गई। मुझे ये इत्मीनान था कि इस तस्वीर के जरिए कम से कम ड्राइवर या उसका साथी मुझे नहीं पहचान सकते। एक तो मेरे बालों का स्टाइल उससे बिल्कुल मुख्तलिफ था, फिर अब मेरे चेहरे पर घनी मूछें थीं। मैं तस्वीर में क्लीन शेव था, अब मेरा चेहरा कुछ भारी भी हो गया था। वो बोला, ये आतंकवादी कल रात रंगपुर में था, वहां उसने रंगपुर के ठाकुर समेत 6 आदमियों का खून किया है। मैंने चेहरे पर खौफ तारी किया, कहा, बाप रे बाप, 6 आदमियों का खून। फिर दीबू से कहा, मुझे ये खबर पूरी पढ़कर सुनाओ। वो बोला, अबे तू तो बिल्कुल ही अनपढ़ है। फिर मुस्कुराकर बोला, चल तू भी सुन ले, शायद ये आतंकवादी तेरे हाथ ही लग जाए। ये कहकर वो खबर पढ़ने लगा। पाकिस्तानी दहशतगर्द कामरान ने रंगपुर में 6 आदमियों का खून कर दिया। मालूम हुआ है कि कामरान पाकिस्तान मिलिट्री इंटेलिजेंस का आदमी है और किसी खास मिशन पर भारत आया है। उसे यहाँ भी चंद बाअसर लोगों की आशीर्वाद मिली हुई है। पुलिस और दूसरी एजेंसियों को चौकस कर दिया गया है। सरकार ने कामरान की गिरफ्तारी पर 2 लाख रुपए का इनाम का ऐलान किया है। खबर सुनकर मैं सन्नाटे में रह गया। गोया भारतीय हुकूमत सोचे समझे मंसूबे के तहत मेरा ताल्लुक पाकिस्तानी मिलिट्री इंटेलिजेंस से साबित करने पर तुली हुई थी। वो लोग यूं भी पाकिस्तान की मुखालिफत का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। ये हकीकत है कि मैं अपने वतन की सलामती की खातिर वहां धक्के खा रहा था, मगर इसका ताल्लुक हुकूमत पाकिस्तान से नहीं था। मैं अपने तौर पर एक बैनुल-अक़वामी मुजरिम का पीछा करता हुआ भारत पहुंचा था। उस मुजरिम का ताल्लुक भारत की एक मजहबी जुनूनी तंजीम से था। दिल्ली पहुंचकर वो मुझे जुल दे गया और अब मैं उसे तलाश कर रहा था। मैंने ग्लोरिया और तैमूर को भी भारत बुलाया था, क्योंकि ग्लोरिया के दोस्त यहाँ भी मौजूद थे। वो उनसे काम भी ले सकती थी। एहसान की गिरफ्तारी के बाद तो इलाहाबाद की जमीन मेरे लिए तंग हो गई, इसलिए मुझे शिद्दत से ग्लोरिया का इंतजार था। इलाहाबाद में 1 महीने के बाद हिंदुओं का जबरदस्त मेला लगने वाला था। पूरे भारत से 10 लाख पंडित, पुजारी और जोगी इस मेले में शिरकत करते थे। ये मेला इलाहाबाद में ऐन उस जगह लगता था जहां तीनों दरिया यानी गंगा, जमुना और सरस्वती का संगम था।
तीनों दरियाओं के धारे यहीं आकर मिलते थे। ये मेला कुंभ के नाम से मशहूर था। मुझे इस मेले से कोई दिलचस्पी नहीं थी। मुझे तो उस मुजरिम से दिलचस्पी थी जिसके कब्जे में ईरान और तुर्की के बारे में कुछ अहम और खुफिया नौयत की फाइलें थीं। वो फाइलें उसने पाकिस्तान के एक बदउनवान और राशि अफसर से कीमतन हासिल की थीं। मुझे इस डील का इल्म कुछ ताखीर से हुआ, वरना मैं उस हरामजादे विनोद पांडे को पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करने से पहले पकड़ लेता। पाकिस्तान से नई दिल्ली तक उसने अब्दुल रज़्ज़ाक के नाम से सफर किया। दिल्ली पहुंचकर अब्दुल रज़्ज़ाक एकदम गायब हो गया। मुझे शुबा था कि यहाँ पहुंचकर उसने अपना हुलिया बदल लिया होगा। अब वो या तो अपने असली रूप में होगा या फिर उसने कोई और बहरूप बदल लिया होगा। उसके कई नाम थे, मगर मेरी इत्तला के मुताबिक उसका असल नाम विनोद पांडे था। उसकी उम्र 30-32 साल थी। दुनिया की कई जबानें रवानी से बोल सकता था। कई बरस तक इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के साथ रहा था। किराए पर कई सियासतदानों को कत्ल कर चुका था और अब भी सदर पाकिस्तान को कत्ल करने के इरादे से पाकिस्तान में दाखिल हुआ था। मगर सदर पाकिस्तान बैरूनी ममालिक के दौरे पर थे, इसलिए फौरी तौर पर उसने उन अहम फाइलों का सौदा कर लिया। ये सारी मालूमात हमें एक नज़दीकी साथी से हासिल हुई जो रावलपिंडी के एक गैर मारूफ गांव से हमारे हाथ लगा। खासे तशद्दुद के बाद तैमूर ने उसकी जबान खुलवाई थी, मगर उस वक्त तक विनोद पांडे इस्लामाबाद से निकल चुका था। उसके साथी ही ने यह भी बताया था कि विनोद पांडे कुंभ के मेले में जरूर शिरकत करेगा, क्योंकि उसने एक मन्नत मान रखी है। कुंभ का मेला हर 12 साल बाद इलाहाबाद में लगता है। मेले की सही तारीख और साल विनोद पांडे के साथी भी नहीं जानते थे। मैंने अपने तौर पर मालूमात की थी तो मुझे इल्म हुआ कि वो मेला इसी साल के आखिर यानी 31 दिसंबर को शुरू होगा। लाखों आदमियों के मजमे में विनोद पांडे को ढूंढना ऐसा ही था जैसे भूसे के ढेर में सुई तलाश करना। मुझे तो ये भी इल्म नहीं था कि विनोद पांडे किस हुलिये में होगा। बस एक उम्मीद थी कि जिसके सहारे मैंने अपनी जान दांव पर लगा दी। फिर पै दर पे ऐसे वाकयात पेश आए जिनकी वजह से मैं भारतीय पुलिस और दूसरी एजेंसियों की नजरों में आ गया और भारतीय हुकूमत ने मुझे दहशतगर्द करार दे दिया। मेरी बदनसीबी ये थी कि मेरा अपना मुल्क भी मुझे दहशतगर्द समझता था और पाकिस्तान की हुकूमत भी मेरे सर की तालिब थी। तभी दीबू की आवाज ने मुझे चौंका दिया। किन सोचों में गुम हो महाराज? मैंने देखा हम इलाहाबाद की हुदूद में दाखिल हो रहे थे। दीबू ने मजे का उड़ाने वाले लहजे में पूछा, तुम्हें कहाँ जाना है पहलवान? मैंने अचानक कहा, बस मुझे यहीं उतार दो। ड्राइवर ने ट्रक रोक दिया। मैं जल्दी से नीचे उतर गया। वो इलाहाबाद का पुररौनक इलाका था। मैंने इधर उधर नजरें घुमाकर दुकानों के बोर्ड देखने की कोशिश की। ज्यादातर बोर्ड हिंदी में थे। कुछ दूरी पर एक बोर्ड नजर आया जिस पर नीचे की जानिब इंग्लिश में भी लिखा था। मैं उधर बढ़ता चला गया। नजदीक पहुंचकर देखा, पते की जगह लिखा था बाई का बाग। मुझे याद आ गया कि यहाँ से स्टेशन ज्यादा फासले पर नहीं है। साइकिल रिक्शे वाले 2 रुपए लेते थे, मगर मेरे पास तो 2 रुपए भी नहीं थे। मैं पैदल ही अंदाजे से फवारा चौक की तरफ बढ़ता चला गया। उस वक्त गालिबन शाम के 5 बज रहे होंगे। मैं तेज तेज कदम रखता हुआ एक तरफ रवाना हो गया। मुझे शदीद भूख महसूस हो रही थी, मगर जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं थी। मैं कुछ देर में फवारा चौक पर पहुंच गया, मगर अब मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ जाऊं। एहसान पुलिस की तहवील में था। यूं मैं वहां बिल्कुल बेजारो मददगार होकर रह गया था। फिर एक ख्याल बिजली की तेजी से मेरे जहन में आया कि पुलिस ने सिर्फ एहसान को गिरफ्तार किया था। खान साहब के दूसरे आदमी तो अभी तक आजाद होंगे। वो बंगला भी अपनी जगह पर होगा। मैंने सोचा कि मुझे वहां जाना चाहिए। फिर खुद ही मैंने उस ख्याल को मुस्तरद कर दिया। पुलिस के इल्म में भी था कि मैं उसी बंगले में मुकीम था। या तो पुलिस ने वो बंगला सील कर दिया होगा या फिर वहां की निगरानी हो रही होगी। वहां जाने का मतलब खुद को गिरफ्तारी के लिए पेश करना था। चलते चलते मेरी नजर एक स्टॉल पर पड़ी। वहां भारत से शाया होने वाले मुख्तलिफ अखबारात और रसायल सजे हुए थे। बेशतर अखबारात हिंदी के थे, मगर चंद अखबारात इंग्लिश, बंगला और दूसरी जबानों के भी थे। मुझे उनमें उर्दू का भी एक अखबार कौमी आवाज नजर आया। मैंने उर्दू अखबार की तरफ दोबारा देखा भी नहीं कि मुबादा इस वजह से स्टॉल वाले को कुछ शुबा हो जाए। हालांकि वहां उर्दू पढ़ने वाले बहुत कम तादाद में हैं। मैंने इंग्लिश का एक अखबार उठाना चाहा, फिर अपने हुलिये का ख्याल आ गया। वहां मजीद रुकना भी गैर मुनासिब था। मैं जल्दी से आगे बढ़ गया। मैं अपनी किसी भी हरकत से दूसरों को शुबे में मुब्तला नहीं करना चाहता था, इसलिए जरूरत से ज्यादा ही मोहतात था। मुझे उन गली कूचों में टहलते हुए काफी देर हो गई। सूरज आहिस्ता आहिस्ता गुरूब हो रहा था। रात होने से पहले पहले मुझे कोई ठिकाना ढूंढना था, वरना पुलिस आवारा गर्दी के इल्जाम में धर लेती। यूं भी सिवाय एक खेस के मेरे पास कुछ नहीं था और उस खेस में सर्दी नहीं रुक सकती थी। मैं किसी ऐसी जगह की तलाश में था जहां इत्मीनान से रात गुजर जाए और मैं सर्दी से भी महफूज रहूं। चलते हुए मैं मुख्तलिफ दुकानों के थड़ों पर भी नजर डाल लेता,
मगर मुझे यकीन नहीं था कि रात को वो जगह मुझे खाली ही मिलेगी। मुमकिन है वहां रात को किसी फकीर, किसी मजदूर या बेघर इंसान का डेरा हो। मैं छोटे से एक होटल के सामने से गुजरा तो मेरे कदम सुस्त पड़ गए। रोटी की सौंधी सौंधी इश्तिहा अंगेज महक मेरी नाक से टकराई तो मैं बेइख्तियार खड़ा हो गया। होटल का मालिक अधेड़ उम्र और फरबा जिस्म का एक मस्कीन सा आदमी था। अचानक होटल के अंदरूनी हिस्से से दो आदमी दांतों में खलाल करते हुए बाहर की तरफ बढ़े। होटल का मालिक उछलकर उनके सामने आ गया और बोला, अब मैं तुम्हें उधार नहीं दूंगा, तुम पे पहले ही बहुत चढ़ गए हैं। उनमें से एक ने घूर कर होटल के मालिक को देखा और करख्त लहजे में बोला, अबे क्या उधार की माँ मर गई है जो तू उधम मचा रहा है। होटल का मालिक मिनमिनाया, बोला, उधार की भी एक हद होती है, तुम पे तो 650 रुपए चढ़ गए हैं, पूरे न सही आधे पैसे ही दे दो। करख्त लहजे वाला सिगरेट सुलगाते हुए बोला, कल देखेंगे, अभी तू रास्ता छोड़। होटल वाले ने तिल मिलाकर कहा, तुम लोग रोज कल कल कर देते हो। सामने खड़े हुए आदमी ने होटल वाले की गर्दन में हाथ डालकर जोरदार धक्का दिया। अबे हट। वो बेचारा बुरी तरह काउंटर से टकरा गया। धक्का देने वाला गुर्रा कर बोला, तुझे ये होटल चलाना है या नहीं? अभी सब कुछ तोड़ फोड़ कर बराबर कर दूंगा। आया साला पैसे मांगने वाला। होटल वाले की हमदर्दी हासिल करने का अच्छा मौका था। मैंने केस उतार कर एक तरफ फेंका और आगे बढ़कर धक्का देने वाले का रास्ता रोक लिया। उसने हैरत से मुझे देखा, फिर हिकारत भरे लहजे में बोला, क्या बात है? मैंने गुर्रा कर कहा, शराफत से उसके पैसे दे दो। उसकी हैरत में इजाफा हो गया। उसने गर्दन घुमाकर एक नजर होटल के मालिक को देखा, फिर तंजिया लहजे में बोला, अच्छा तो ये बात है, इस हरामजादे होटल वाले ने अपना एक पालतू यहाँ बिठा रखा है, इसीलिए अकड़ रहा है। फिर वो दूसरे आदमी से मुखातिब हुआ, हीरो जरा देखो इसको, भौंकता है या काटने को दौड़ता भी है। हीरो वाकई सड़क छाप हीरो था। उसके जिस्म पर मलगजी सी एक पैंट झूल रही थी। उसने सस्ती किस्म की टाइट बनियान पहन रखी थी, जिसकी वजह से उसका जिस्म कुछ और सूखा नजर आ रहा था। बालों में इतना तेल था कि बहकर उसकी भवों तक आ गया था। उसकी रंगत कोयले की तरह स्याह थी। वो अकड़ता हुआ आगे बढ़ा और उचक कर मेरे मुंह पर थप्पड़ रसीद कर दिया और अकड़ कर बोला, तू इस इलाके में नया आया है शायद, जो राजू दादा को नहीं पहचान रहा। राजू दादा हिकारत से हंसा, बोला, बस या भी कुछ और लेगा। उसका जिस्म खूब पला हुआ था, हाथ पैर मजबूत थे और चेहरे पर जख्मों के 2-3 निशान थे। मैंने पुरसुकून लहजे में कहा, मैंने कहा है कि इसके पैसे दे दो, वरना तुम लोग यहाँ से जा नहीं सकोगे। वो बोला, तेरी तो। राजू ने मेरी तरफ एक वजनी गाली लुढ़काई और पूरी कुव्वत से मुझे थप्पड़ मारना चाहा। मैं फुर्ती से पीछे हटा और उसकी कलाई पकड़ ली। मैंने जवाबी तौर पर उससे भी ज्यादा गलीज गाली दी, कहा, पैसे देता है या नहीं, और बाएं हाथ से उसके मुंह पर इतना जोरदार थप्पड़ मारा कि वो बुरी तरह लड़खड़ा गया। हीरो वहशतज़दा होकर बाहर की तरफ भागा। राजू ने सर झटक कर थप्पड़ का असर जायल करने की कोशिश की, फिर संभल कर उसने नजदीक मेज पर रखा हुआ सिल्वर का जग उठाया और मुझ पर खींच मारा। मैं फुर्ती से एक तरफ हो गया। जग मेरे सर के ऊपर से उड़ता हुआ दीवार से टकरा गया। राजू ने पलक झपकते में जेब से चाकू निकाला और तपे हुए लहजे में कहा, तेरे घर वाले अब तेरी लाश ही यहाँ से उठाएंगे। मुझे अंदाजा नहीं था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। मैंने सोचा कि डांट टपट कर होटल वालों को पैसे दिला दूंगा। वो पूरे पैसे ना भी देते तो कुछ पैसे तो देते। यूं होटल वाला मेरा एहसानमंद हो जाता और मैं न सिर्फ खाना खाता बल्कि रात भी वहीं कहीं गुजार देता। मगर यहाँ तो मामला ही उलट गया था। वो मामूली उचक के मेरे लिए कोई हैसियत नहीं रखते थे, मगर बात इस हद तक बढ़ जाएगी तो पुलिस की मुदाखलत यकीनी होगी, और मैं ये नहीं चाहता था। मैंने आहिस्ता से कहा, माफ करना भाई, मुझे पता नहीं था कि तुम इतने बड़े दादा हो। ये कहकर मैं आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगा। राजू समझा मैं जान बचाकर भागने के चक्कर में हूँ। वो एकदम शेर हो गया। उसने मुझ पर छलांग लगा दी। वो अच्छा खासा फुर्तीला था। मैंने उसे झुकाई देने की कोशिश की, मगर बचते बचते भी मेरे दाएं बाजू पर चाकू की एक लकीर खिंच गई। राजू वाकई मुझे जान से मारने के दरपे था। वो जान से ना भी मारता तो भी मेरा ऐसा हशर कर देता कि देखने वाले इबरत पकड़ते और उसकी दादागिरी की धाक बैठ जाती। अब पानी सर से ऊंचा हो गया था। बाजू पे शायद कुछ गहरा जख्म आ गया था, क्योंकि जरा सी देर में मेरे कुर्ते की पूरी आस्तीन खून से सुर्ख हो गई। राजू एक मर्तबा फिर हमले की तैयारी कर रहा था। उसने जो ही हाथ घुमाया, मैंने जोड़ के पास से उसकी कलाई पकड़ी और तपे हुए लहजे में कहा, मैं बात बढ़ाना नहीं चाहता था, मगर तूने मुझे मजबूर कर दिया। ये कहकर मैंने उसकी कलाई को झटका दिया। चटाख की आवाज के साथ उसका जोड़ निकल गया। वो बुरी तरह डकराया। मैंने झपट कर उसकी दूसरी कलाई पकड़ ली और सख्त लहजे में कहा, इसके पैसे देता है या मैं दूसरी कलाई भी तोड़ दूं। मैंने दूसरी कलाई पर दबाव डाला तो वो चीख कर बोला, देता हूं, अभी देता हूं, मेरा हाथ तो छोड़ दे। उसका दायां हाथ दरख्त की टूटी हुई शाख की तरह उसके पहलू में झूल रहा था
और चाकू फर्श पर गिर चुका था। मैंने उसके मुंह पर एक झांपड़ रसीद किया और झुककर चाकू उठा लिया। राजू ने जेब में हाथ डाला और 100 के कुछ नोट निकाले। मैंने नोट उसके हाथ से झपट लिए और डपट कर कहा, और निकाल, जेब में जो कुछ है निकाल दे। उसने जेब में हाथ डाला और सारे नोट निकाल दिए। मैंने वो नोट भी उससे ले लिए और काउंटर पर फेंक कर होटल वाले से कहा, पैसे गिन लो, अगर ज्यादा हो तो इसके हिसाब में जमा कर लेना, आखिर ये आइंदा भी तो यहाँ खाए पिएगा। फिर मैं राजू से मुखातिब हुआ, कहा, अब यहाँ से फुट्टा खा, वरना। मैंने चाकू लहराया, फिर कहा, और सुन, आइंदा अगर तूने इसे तंग किया तो टुकड़े कर दूंगा। मैंने पीछे से उसकी कमर पर लात मारी। वो लड़खड़ाता हुआ होटल के दाखिली दरवाजे से निकला और औंधे मुंह गिर पड़ा।